Hello students, this is Tagore Polytechnic Public School. Today we will study class 9 physics subject chapter 5 work, energy and power. In last lecture we have just described the work as well as the basis of work and the differences between potential energy and kinetic energy with the example of energy as well. So today we will discuss the zero work. जीरो वर्क कब होगा, हम वर्क को ना हुआ कब समझेंगे। देखिए, अगर किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं और वो बॉडी डिस्प्लेस ना हो, मीन्स एक जगह से दूसरी जगह पे ना हिले, तब हम उस वर्क को जीरो वर्क बोलेंगे। इसमें एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ जाता है कई बार। कंसेप्ट क्वेश्चन कैसे आता है, फॉर एग्जांपल आपको दे देंगे कि जैसे एक क्रिकेट खेल रहे हैं क्रिकेटर, तो उसमें क्या करते हैं, बॉल को फेंकता है। एक क्रिकेटर बॉल को उसने ऐसे फेंका, ठीक है, थ्रो किया, तो जो बॉल गई वो बॉल यहाँ से होते हुए ऐसे, मान लीजिए ये सरफेस है, ये अर्थ का सरफेस है, इस बॉल के ऊपर फोर्स लगी और ये बॉल कुछ देर बाद यहाँ पर चली गई। समझ आ रही है बात ये। तो अगर हम वर्क की बात करें तो जो ये फोर्स है, जो अप्लाइड फोर्स है, जो उस पर्सन क्रिकेटर ने ऐसे अपने हैंड से लगाई, मींस मस्कुलर फोर्स लगाई, उस फोर्स से ये बॉल यहाँ पे पहुंच गई, ठीक है। तो अगर इस फोर्स के हिसाब से देखें तो इसमें कुछ ना कुछ वर्क डन हुआ है, इसमें वर्क डन हुआ है। वो वर्क डन हम निकाल भी सकते हैं, मास इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर करके हाफ से डिवाइड, मतलब कि मल्टीप्लाई कर देंगे हाफ से, वो काइनेटिक एनर्जी वाला फॉर्मूला लगा के हम निकाल सकते हैं। बट इस ऑब्जेक्ट पे दूसरी फोर्स भी लग रही है। वो कौन सी फोर्स है, वो है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। जो अर्थ का सरफेस इसको अपनी ओर खींच रहा है, मतलब अगर बॉल को ऐसे छोड़ दें तो वो नीचे की ओर जाएगी, वो वाली फोर्स। ये जो ग्रेविटी वाली फोर्स है, ये भी लग रही है इस ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो क्या ये इस तरफ आया? नहीं आया। क्यों? क्योंकि जैसे इसने फोर्स लगाई, ये जो फोर्स है F इस ग्रेविटी से ज्यादा हो गया। अगर से ये फोर्स ऐसे लगाता हल्के से, तो ये बॉल जो है ऐसे गिर जाती, मीन्स ऐसे इसका पास हो जाता है, यहाँ पे ऐसे थोड़ी और पास हो जाता तो यहाँ से ऐसे गिर जाता। मीन्स क्या हुआ कि जैसे मान लो ये पॉइंट है, यहाँ तक बॉल जाती है, उसके बाद ये ऐसे डाउनवर्ड आ जाती है। तो ये किस फोर्स की वजह से आई? ये आई इस ग्रेविटी की वजह से, जो इस अर्थ ने लगाई। मीन्स यहाँ तक तो देखें, यहाँ से यहाँ तक अगर देखें तो सिर्फ ये फोर्स है तो ये भी, बट वर्क डन नहीं है उसका, ठीक है। तो अगर यहाँ पे देखें तो इस फोर्स का वर्क डन जीरो हो गया इसका। तो अगर मैं ओवरऑल की बात करता हूँ कि बॉल को यहाँ से यहाँ तक फेंका गया, तो यहाँ से यहाँ तक वो चली गई, आगे की बात नहीं कर रहा भाई, यहाँ से यहाँ तक गई, ये फोर्स लगी, तो इस फोर्स की वजह से इस बॉल का कुछ ना कुछ वर्क डन है, क्योंकि इसने डिस्टेंस कवर कर लिया है। बट इस फोर्स के हिसाब से जो इसमें ग्रेविटी की वजह से नीचे की तरफ कर रही है, ये जो वर्क डन आएगा, ये आएगा जीरो। ये जीरो वर्क डन है, क्योंकि जीरो वर्क डन की डेफिनेशन क्या बोलते हैं, देखिए, द वर्क इज सेड टू बी जीरो, की वर्क को जीरो तब हो जाएगा व्हेन अप्लाइड फोर्स, एक फोर्स को अप्लाई करते हैं, बट द ऑब्जेक्ट डज नॉट मूव इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। कि फोर्स तो अप्लाई हुई, लेकिन ऑब्जेक्ट जो है वो डायरेक्शन ऑफ फोर्स में मूव नहीं हुआ, तो उस केस में वर्क कितना हो जाएगा? जीरो, ठीक। अब जैसे बॉल ये यहाँ पे चली जाती है, इसके बाद ये डाउनवर्ड आना स्टार्ट हो जाती है, गिरना स्टार्ट हो जाती है। अगर आगे कोई कैच करने के लिए नहीं बढ़ा है तो ये गिरना स्टार्ट हो जाती है, और गिरने के बाद ये कुछ ऐसे गिर जाएगी यहाँ पे। मीन्स यहाँ पे आगे इस पॉइंट पे आने के बाद, इसके थोड़ा सा आगे चलने के बाद, यहाँ पे आने के बाद इस फोर्स का इफेक्ट खत्म हो गया। अब इस फोर्स की वजह से जो वर्क डन है वो जीरो है। अब जो वर्क डन है यहाँ से यहाँ तक का, वो किसकी वजह से है? ये जो फोर्स लग रही है इसके ऊपर, ग्रेविटी की वजह से, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। अब वो वर्क डन आ जाएगा। अब वो वर्क डन जो है उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, ठीक है। बट ये जो वर्क डन है, इसकी वैल्यू यहाँ से यहाँ तक तो है, लेकिन यहाँ पे जाके ये जो वर्क डन है ये हो गया जीरो, जो इस फोर्स की वजह से। ये समझ आ रही है बात? मैं इसका दूसरा एग्जांपल लेता हूं, एक जीरो वर्क का। लेट करते हैं एक पर्सन ने बकेट को उठाया हुआ है, एक बाल्टी को उठाया
जैसे बकेट को उठाया हुआ है, ये सरफेस है, अर्थ का सरफेस है ये, तो इस बकेट को उठा के वो आगे चला जा रहा है ऐसे, ठीक है। तो उसने कौन सी फोर्स लगा रखी है यहाँ पे अपने हैंड के साथ, मस्कुलर फोर्स लगा रखी है, जिसकी वजह से वो उसको उठा के आगे ले जा रहा है। तो मीन जो उसने फोर्स लगाई उसकी वजह से तो वर्क डन हो रहा है, उसकी वजह से वर्क डन है, बट जो इस बकेट पे इसके वेट की वजह से नीचे की तरफ फोर्स लग रही है ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि जब उसको छोड़ देंगे तो एकदम से गिर जाएगी, वो वाली फोर्स जो लग रही है उसकी वजह से वर्क डन 0 है। क्योंकि वर्क डन तब होता अगर वो फोर्स इसको यहाँ से यहाँ तक खींच लेती, उसके हाथ से छुड़वा के यहाँ तक खींच लेती, तो ये वर्क डन माना जाता है। क्लियर पॉइंट ये। तो ऐसे वर्क को हम 0 बोलते हैं अगर फोर्स लगे, बट उस केस में ऑब्जेक्ट जो हो वो फोर्स के डायरेक्शन में मूव ना हो। अब आगे हम वर्क करते हैं इन लिफ्टिंग अ बॉडी। इन लिफ्टिंग अ बॉडी मींस एक बॉडी को लिफ्ट करना है, उठाना है, तो उसको लिफ्ट करने में ग्रेविटी के अगेंस्ट लेट करते हैं, ये सरफेस है, और यहाँ पे एक बकेट का एग्जांपल ले लेते हैं, बड़ा अच्छा एग्जांपल। इस बकेट को उठाना है, इस बाल्टी को उठाना है, ऊपर उठाना है अगेंस्ट द ग्रेविटी, तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे एक न्यूमेरिकल आ जाता है आपके पास, तो उसके लिए हमें इसका मास पता होना चाहिए। जैसे चलो इसका मास लेट कर लेते हैं 5 kg, इसका मास हमने लेट कर दिया 5 kg, तो इसका मास तो 5 kg हो गया। अब वर्क डन कैसे निकालेंगे, मींस इस बकेट को सरफेस से उठाया और ऊपर उठा लिया और उसका हमने वर्क डन निकालना है, तो लेट करते हैं कि यहाँ से उठ के यहाँ तक चली गई, इसको किसी ने उठाया और उठाने के बाद इसको यहाँ तक ले गए, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो इसने हाइट कवर की है वो हाइट लेट कर लेते हैं 2 मीटर, 2 मीटर की हाइट है, नीचे से उठाया ऊपर तक ले आया और 2 मीटर की हाइट इसने कवर कर ली यहाँ से यहाँ तक। तो उठाने में कितना वर्क डन लगा, उस वर्क डन के लिए, क्योंकि मैंने आपको कल भी बताया था लास्ट लेक्चर में कि वर्क डन जो है जब हम ग्रेविटी के अगेंस्ट करेंगे तो वो पोटेंशियल एनर्जी बन जाती है, मींस पोजीशन की वजह से जो एनर्जी होती है, और उसका फॉर्मूला होता है mgh। अब ये वर्क डन आ जाएगा इन लिफ्टिंग अ बकेट अगेंस्ट ग्रेविटी, या इन लिफ्टिंग एन ऑब्जेक्ट अगेंस्ट ग्रेविटी, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, फिर वो बकेट की जगह कुछ भी हो सकता है। तो मास आ जाएगा 5, ग्रेविटी की वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू तो 9.8 होती है इसकी, लेकिन हम अप्रोक्सीमेट 10 ले लेते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर स्क्वायर सेकंड, हम अप्रोक्सीमेट 10 लेके चलते हैं, और हाइट कितनी है 2, तो कितना आ जाएगा 52 या 100 जॉब। In lifting a bucket of mass 5 kg to a height of 2 meter, the work done is equal to 100 joule। तो ये लिफ्टिंग वर्क हो जाता है अगेंस्ट द ग्रेविटी, कि ग्रेविटी के अगेंस्ट किसी अगर हम वस्तु को उठाते हैं तो हमें वर्क डन करना पड़ता है, और उसके लिए फॉर्मूला जो है वो mgh लगेगा, m into g into h। नेक्स्ट एक न्यूमेरिकल है, वो देख लेते हैं। इसे पूछा है कि आपने एक 100 kg को 5 मीटर तक उठाना है, तो वो सेम है, ऐसे आपके बुक में न्यूमेरिकल दिया हुआ है कि कैलकुलेट द वर्क डन व्हेन अ लोड ऑफ 100 kg इज लिफ्टेड वर्टिकली बाय 5 मीटर। कि एक 100 kg का ऑब्जेक्ट है, मींस उसका जो मास है वो 100 kg है, और कहता है इसको उठा के 5 मीटर तक लेके जाना है, 5 मीटर तक, मींस हाइट जो है वो 5 मीटर है, h इज इक्वल टू 5 मीटर। तो कहता है इसको उठाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा, और इसने एक्सप्रेशन बात ये कही है कि आप g जो है वो 9.8 मीटर पर स्क्वायर सेकंड लेंगे, ये फिक्स वैल्यू है। वैसे तो हम अगर नहीं लेते तो 10 ले लेते हैं अप्रोक्सीमेट, 9.8 भी ले सकते हैं, बट अगर गिवन हो तो वही लेना पड़ता है जो न्यूमेरिकल में गिवन होता है। अब इसका वर्क डन निकालते हैं, फॉर्मूला वही लगेगा, वर्क डन इज इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटी इनटू हाइट। तो मास कितना है 100 किलोग्राम, ग्रेविटी कितनी आ जाएगी 9.8, और हाइट कितनी है 5। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, 9.8 इनटू 100 ये 980 हो जाएगा, और 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4900 आ जाएगा, 4900 जॉब।
ठीक है जी। तो ये जॉउल में आती है, या फिर आप उसको न्यूटन मीटर में भी लिख सकते हैं। न्यूटन मीटर क्यों? क्योंकि जो फोर्स है वो न्यूटन में होती है और जो डिस्टेंस होता है वो मीटर में होता है, तो न्यूटन मीटर की यूनिट बन जाती है। क्योंकि फॉर्मूला क्या था? एफ एस, एफ की न्यूटन, एस की मीटर, इस डिस्टेंस की मीटर, तो न्यूटन मीटर में हो जाती है। वैसे सिंपल हम एसआई में ही लिखते हैं, जॉउल। ओके, थैंक यू।